गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कोरोना के काल के अंदर अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि अभी जो हमने 6 महत्वपूर्ण जो काम देखे हैं वो सारे के सारे हमारे देश के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए हमें राजनीतिक दल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना जो है आधुनिक लोकतंत्र को चलाया नहीं जा सकता है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको। उत्तरदायी उत्तरदायी सरकार। अब राजनीतिक दल है जिनसे जो सरकार बनेगी वो क्या होती है, उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उस दल की जो नीतियां और कार्यक्रम होते हैं उनके प्रति भी वो उत्तरदायी होते हैं। और जब उनकी सरकार बन जाती है, अगर वो उन नीतियों और कार्यक्रमों को अगर लागू नहीं करते हैं तो सरकार उनसे क्या कर सकती है, जवाब मांग सकती है। अब इसके विपरीत में हम उल्टा कर देते हैं। मान लो कि देश के अंदर कोई भी स्वतंत्र दल नहीं है और सभी लोग जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो वो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ करके जाएंगे वो केवल उसी क्षेत्र के भविष्य के बारे में सोचेंगे और वो कभी भी संगठित नहीं रह पाएंगे। वो एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आप इसका एग्जाम्पल जो है, क्योंकि अलग अलग इसलिए होंगे कि क्योंकि उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो एक दूसरे की विचारधारा में विश्वास नहीं करेंगे, तो संसद के अंदर जो है जो कार्य प्रणाली है वो क्या होगी, सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। और उसका एग्जाम्पल आप पंचायतों से देख सकते हैं। पंचायतों के अंदर क्या होता है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है, इसलिए पंचायतों के अंदर हमेशा क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पंचायतें ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए क्या होता है, जो राजनीतिक दलों का जो उदय किया गया है वो प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था से है। तो हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाज के प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र की जरूरत है। तो जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है और विभिन्न जगहों से आए हुए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि किसका गठन किया जा सके। एक ही पॉइंट है हमारे पास, उत्तरदायी सरकार का, जिम्मेवार सरकार का। और उन्हें सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने, नीतियों का समर्थन करवाने अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। तो प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें हैं वो राजनीतिक दल उनको क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र की एक क्या है, अनिवार्य शर्त है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक कितने दल होने चाहिए। किसी भी जो है चुनाव के लिए कितने राजनीतिक दलों की हमें जरूरत पड़ती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय चुनाव आयोग के पास 750 से अधिक पंजीकृत हैं दल। किसके पास? और ये सारे के सारे दल जो है चुनाव के समय गंभीर जो है चुनौती देने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि भारत के अंदर 6 तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल हैं जो सभी चुनाव के अंदर जो है गंभीर चुनौती एक दूसरे दल को क्या करते हैं, पेश करते हैं। तो चुनाव जीतने और सरकार बनाने की ओर में कुछ एक पार्टियां होती, तो मैंने बताया आपको 6 राष्ट्रीय दल हो गए और करीबन करीबन 50 क्षेत्रीय दल हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। जैसे अकाली दल पंजाब में है, इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा के अंदर है, जननायक जनता पार्टी हरियाणा में है। इसके अलावा जो है आप उड़ीसा के अंदर चले जाएंगे तो नवीन पटनायक की जो पार्टी है वहां बहुत अच्छा काम कर रही है। समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, शिवसेना है महाराष्ट्र के अंदर है, बीजू जनता दल उड़ीसा के अंदर है। इसी प्रकार जो है टीएसआर जो है तेलंगाना के अंदर है, चंद्रशेखर राव की। तो ऐसा सवाल यहां उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए अब हम ये मानने की कितने दल चाहिए। तो महत्वपूर्ण तो हमें क्या चाहिए, दो तो क्या होने चाहिए, कम से कम चाहिए। यानी कि जिन देशों के अंदर अगर 2 ही दल है तो उसको कौन सी बोला जाता है, द्विदलीय प्रणाली। क्योंकि 2 दल अगर नहीं हो गए, अगर एक दल होगा तो एक दल की प्रधानता जब हो जाएगी तो वहां नीतियां और कार्यक्रमों के ऊपर सरकार की जो नीतियां और कार्यक्रम होंगे वो सही है या गलत है उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए विरोधी दल की हमें जरूरत पड़ती है। तो 2 तो हमें क्या चाहिए, कम से कम चाहिए, ताकि जनता के पास विकल्प हो। एक अगर दल ने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तो वो दूसरे दल को आने वाले चुनाव में क्या कर सके, सत्ता सौंप सके। इसके अलावा अगर 2 से ज्यादा हो, जहां पर क्या होंगे, मान लो 2 से क्या है, 2 से ज्यादा अगर दल है किसी भी देश में तो उस प्रणाली को क्या बोला जाता है, बहुदलीय। तो यहां पर क्या होता है, जनता के लिए विकल्प ज्यादा हो जाते हैं, जनता के लिए विकल्प क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कम से कम 2 दल तो होने ही चाहिए। कितने दल होने चाहिए, कम से कम 2 दल, ताकि जो है जनता के अंदर जो है क्या हो सके, जो सरकारें हैं वो चेंज हो सके। जनता के जो हितों का अगर अवहेलना होती है किसी भी एक दल के द्वारा तो वो दूसरे दल को क्या कर सके, चुनाव में
जिता करके दोबारा जो है सत्ता का क्या कर सके, परिवर्तन कर सके। इसके साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि 2 की बजाय कितने हो, 3 होने चाहिए। तो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी, बहुदलीय हो जाएगी। 3 का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि 2 पार्टियां आपस में क्या कर लें, अपना कॉम्बिनेशन कर लें कि 5 साल के लिए आप चुनाव जीत लेना, हम आराम से मलाई खाएंगे, 5 साल के लिए आप चुनाव जीत लेना, आप मलाई खाना, जनता से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार कई बार राजनीतिक दल आपस में क्या कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं। तो इसलिए जनता के पास 2 से अधिक विकल्प होंगे तो लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति अपनी जो राय है वो ज्यादा प्रदर्शित कर पाता है। व्यक्ति जो है अपने जो भावनाएं होती है उसको ज्यादा जो है प्रकट कर पाता है। तो इसलिए क्या चाहता है कि बहुदलीय जो शासन प्रणाली है उसको भी अच्छा माना जाता है कि हमारे पास जो एक से ज्यादा क्या होंगे, विकल्प होंगे। तो इस प्रकार जो हम ये कह सकते हैं कि चाहे द्विदलीय हो और चाहे क्या हो, भौगोलिक बहुदलीय हो, तो 2 दलीय व्यवस्था भी हो सकती है और क्या हो सकती है, बहुदलीय व्यवस्था भी हो सकती है। तो भारत जैसा जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर क्या होता है कि विविधता और जातीयता और धार्मिक और भाषा और क्षेत्रीयता ज्यादा है, इसलिए वहां पर 2 से अधिक दलों का होना क्या है, आवश्यक है, ताकि विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न संस्कृतियों वाले लोगों की भावनाओं को क्या किया जा सके, पूर्ण किया जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आ जाता है, जो दल हमारे पास मैंने आपको बताए थे कि 2 प्रकार के दल हमारे देश में काम करते हैं, एक तो राष्ट्रीय दल होता है और दूसरा कौन सा होता है, क्षेत्रीय दल होता है। और नाम से ही पता लग जाएगा आपको, जो राष्ट्रीय जो दल होता है वो क्या होता है, जो राष्ट्रीय दल हमेशा होता है वो उसका प्रभाव क्या होता है, पूरे देश में होता है। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय दल क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, वो दल, दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूंगा आपका, पहले हम अकेले जो है किसके ऊपर बात करते हैं, राष्ट्रीय दल पे ही बात कर लेते हैं। यानी कि जिसका प्रभाव पूरे राष्ट्र में हो, जिस दल का प्रभाव क्या हो, पूरे राष्ट्र में। उसके अलावा एक नियम है, एक नियम क्या है, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा का क्या होता है, चुनाव होता है, उसके अंदर जो कुल मत पड़ते हैं, कुल जो वोट पड़ते हैं उनका कितना प्रतिशत हासिल करना होता है, 6%। अगर कोई भी दल लोकसभा के चुनाव के अंदर या फिर 4 राज्य की विधानसभाओं में, 4 राज्यों की विधानसभाओं में अगर कितने मत हासिल कर लेता है, 6% मत अगर वो हासिल कर लेता है टोटल वोट का, तो उसको जो है चुनाव आयोग किसकी संज्ञा दे देता है, राजनीतिक दल की संज्ञा दे देता है। कौन सा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। क्या बोल देता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। या फिर 4 सीटें किसकी प्राप्त कर ले, लोकसभा की। ये नियम है, जिस भी दल को ये चीज प्राप्त हो जाती है उसको किसका नाम दिया जाता है, राष्ट्रीय दल का नाम दिया जाता है। ध्यान हो गया अब आपको कि राष्ट्रीय दल किसको कहा जाता है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास सेकंड जो हमारा होता है वो होता है क्षेत्रीय दल। दूसरा क्या आ जाता है, क्षेत्रीय दल। यानी कि जो राजनीतिक दल 6% वोट प्राप्त नहीं कर पाता है और उसका जो प्रभाव है केवल एक राज्य तक सीमित होता है, एक राज्य तक सीमित होता है या एक क्षेत्र तक सीमित होता है, एक क्षेत्र तक क्या होता है, सीमित होता है, उसे चुनाव आयोग जो है किसकी संज्ञा देता है, क्षेत्रीय दल की संज्ञा देता है। किस किस दल की संज्ञा देगा उसको, क्षेत्रीय दल की संज्ञा देगा। तो आपको यह पता लग गया कि भारत के अंदर जो दल होते हैं उन दलों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो राष्ट्रीय दल होता है और दूसरा दल कौन सा होता है, क्षेत्रीय दल होता है। तो क्षेत्रीय दल में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की राष्ट्रीय दल की, तो राष्ट्रीय दल के अंदर कौन कौन सी पार्टी आती है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। ये तो कौन से दल हैं हमारे पास, राष्ट्रीय दल हैं। अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें तो क्षेत्रीय दलों की बात अगर हम करते हैं तो क्षेत्रीय दलों में कौन आएगा, हरियाणा से अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोक दल हो गई, मैं हरियाणा की बात कर लेता हूं, जेजेपी होगी, जननायक जनता पार्टी हो गई। इसके अलावा अगर हम उड़ीसा की बात करें तो बीजू जनता दल है, पंजाब की अगर बात करें तो अकाली दल है। तो ये वो दल होते हैं जिनको क्या मिली हुई होती है, चुनाव की तरफ से क्षेत्रीय दलों की मान्यता मिली हुई होती है। तो आइए पहले जो है हम भारत के अंदर महत्वपूर्ण जो है 2017 में 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के दल थे जिनकी संख्या अब घट करके कितनी रह गई है, 6 रह गई है।
आइए अब हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा क्या करते हैं, जानते हैं कि ये दल कौन कौन से हैं, किस किस क्षेत्र के अंदर ये दल जो है वो काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी स्थापना जो है किसने की थी? ममता बनर्जी ने की थी। किसने की थी? ममता बनर्जी ने की थी। और इसकी स्थापना हुई थी 1998 के अंदर। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? पुष्प व घास। ठीक है। और इस दल को 2016 में राष्ट्रीय सतर का दल का क्या मिल गया था? दर्जा मिल गया था। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के बंगाल का ये दल है। इसका गठन जो है कहां पर किया गया था? बंगाल के अंदर किया गया था। तो पहला हमारे पास हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास हम ले लेते हैं बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी को, और इसका गठन मैं आपको बता दूं 1984 में हुआ था। करने वाले एक व्यक्ति का नाम था कांसीराम। और ये सबसे ज्यादा जो सक्रिय है वो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर सक्रिय है? उत्तर प्रदेश में है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ये लोग बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं, जिन्होंने दलित और कमजोर वर्गों के कल्याण के हितों के लिए जो है कार्य किया। और इनका मुख्य उद्देश्य भी यही है, ये दलितों के जो हित है उनकी रक्षा के लिए जो है काम करती है। उसके बाद में तीसरी जो महत्वपूर्ण हमारे पास आ जाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1980 के अंदर। और इसकी स्थापना के अंदर जो श्रेय जाता है वो किससे जाता है? जनसंघ से। ये जो पार्टी है ये कहां से निकल के आई थी? जनसंघ से आई थी। और जनसंघ की जो स्थापना की थी वो श्यामा प्रसाद किसने की थी? मुखर्जी ने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी 1951 के अंदर। उसके बाद जनसंघ से ही जो है ये पार्टी किसके अंदर कन्वर्ट हुई? भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुई। और 1980 के अंदर तब इनके दो महत्वपूर्ण नेता होते थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। और जो पहला जो लोकतांत्रिक चुनाव इन्होंने लड़ा था उसके अंदर इन्हें केवल 2 लोकसभा की सीटें मिली थी। कितनी लोकसभा की सीटें मिली थी? 2। और अपने कड़े प्रयत्न के बाद जो है 1998 के अंदर ये पार्टी पहली बार क्या आई थी? सत्ता में आई थी। और 2019 के चुनाव के अंदर इसने 303 सीटें जीती हैं। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पार्टी ने जो है कितनी सीटें जीती हैं? 303 सीटें जीती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका गठन सबसे पहले कहां हुआ था? 1925 के अंदर माओ ने किया था। माओ और लेनिन ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के ऊपर। और भारत के अंदर इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? साम्यवादी दल की स्थापना 1964 में हुई थी। और इसे क्या बोला गया था? मकपा बोला गया था। क्या बोला गया था? माकपा, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। बाद में इसका जो मार्क्स के विचारधारा पर चलती थी। और इसका जो जनाधार है वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। इसके जो महत्वपूर्ण स्टेट थे वो केरल है, पश्चिमी बंगाल है, तमिलनाडु है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर इनकी ठीक ठाक स्थिति है। लेकिन 2019 के चुनाव के अंदर इनको 1% से भी कम वोट मिला है। और 2 ही सीटें इनको क्या हुई है? हासिल हुई है। उसके बाद में इसी के अंदर एक और आ जाती है हमारी पार्टी CPIM। इसका नाम क्या होता है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और इसकी स्थापना भी 1964 के अंदर हुई थी। और इसका भी महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो क्या था? धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थकता को क्या करना? हासिल करना। साम्राज्यवाद का ये क्या थी? विरोधी थी। उसके बाद में जो भारत की सबसे पुरानी जो पार्टी आती है वो आ जाती है हमारे पास नंबर 5 पे। अगर हम ले यहां पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में 24 दिसंबर में बंबई के संस्कृत तेजपाल कॉलेज के अंदर। और ये लगातार जो है भारत की आज़ादी से 1952 के पहले चुनाव से लेकर के 1995 तक, अगर एक बार हम छोड़ दें 1972 के आसपास, 1980 के दशक में एक बार जनता पार्टी की 1977 में सरकार बनी थी। 1980 के दशक में अगर उसको छोड़ दें तो 1996 तक लगातार इस पार्टी ने भारत देश के ऊपर जो है शासन किया है। और 1995 के बाद धीरे धीरे जो है इसके प्रभाव के अंदर क्या आ गई थी? कमी आ गई थी धीरे धीरे जो है। और आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो पिछले 10 सालों से जो है ये राजनीतिक सत्ता से क्या हो गई है? बाहर हो गई है। और भारत की आज़ादी के अंदर इस पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण क्या निभाई थी? भूमिका निभाई थी। धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो है ये जोर देती है। और इसी की एवज के अंदर भारत के अंदर इसकी सरकारें रही हैं।
और देश का संविधान निर्माण करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण जो है अपना रोल जो अदा किया है। और इसकी जो एट प्रेजेंट में इसके जो कार्यकारी जो मुखिया है या हम उसके अध्यक्ष अगर माने तो श्रीमती सोनिया गांधी है। उसके बाद में अब हम अगर बात करते हैं तो क्षेत्रीय दलों की जो महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो उन क्षेत्रीय दलों को राज्य स्तर के ऊपर जो है चुनाव आयोग क्या होता है वो मान्यता देता है। और उसके लिए मैंने आपको बता दी थी कि अगर आप अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो अलग अलग दल पाएंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर, उड़ीसा के अंदर अगर आप जाओगे तो बीजू जनता दल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? बीजू जनता दल। दूसरा क्या है, अगर आप पंजाब में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? अकाली दल मिलेगा। हरियाणा के अंदर अगर आप आ जाओगे तो INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल मिलेगी और आपको JJP मिलेगी। इसी प्रकार जब अन्य क्षेत्रों में जाओगे, आप यूपी में चले जाओगे तो समाजवादी पार्टी आपको नजर आएगी। बिहार में चले जाओगे तो नीतीश कुमार की जनतांत्रिक जो है पार्टी आपको नजर आएगी। इसके अलावा जो है लोजपा आपको नजर आएगी बिहार के अंदर, जो रामविलास पासवान की पार्टी है। लोजपा, लोकतंत्र जनहित पार्टी। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस आप जो है जम्मू कश्मीर में जब चले जाओगे तो जो क्षेत्रीय जो दल है इन्होंने जो धीरे धीरे जो है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, अगर आप ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को ले लोगे, आजकल उसे जो है किसका दर्जा नहीं प्राप्त है? राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो वो सारी की जो सारी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने जो है क्षेत्र है उनके अंदर सीमित है, अपने अपने राज्यों तक ही क्या रह जाती है? सीमित रह जाती है। और 1996 के बाद एक नई सरकार का अस्तित्व आया था जिसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। और पहली बार जो है क्षेत्रीय दलों की जो प्रधानता है वो किसमें बढ़ी थी? केंद्र सरकार में। यानी कि जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर के जब किसी सरकार का गठन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो संघवाद के अंदर क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो क्या हुई थी? बढ़ी थी। कब बढ़ी थी? 1995 के बाद। वैसे तो 1990 के बाद जो है इनकी संख्या क्या होती गई थी? बढ़ती गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां कौन कौन सी है, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।